आपने लॉजिकल रीजनिंग के साथ में अगर ऑप्शंस पढ़ के एलिमिनेट किए तो वो क्या लॉजिकल रीजनिंग थी? क्या वो सही थी या गलत? कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ और लॉजिक लगाया था, आंसर तो हमारा सही आ गया बट वो लॉजिक हमारा कुछ और था। तो वो पूरा एक डिटेल शीट मैंने तैयार करी थी, जब मुझे समझ आ गया कि नहीं ये इश्यू है। मेज़ के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? आपने शुरुआत से क्या स्ट्रेटजी बनाई, बाद में आपने उसे किस तरीके से और भी मॉडिफाई किया और लास्ट में वो स्ट्रेटजी आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही? मेजरली यहाँ पे पीवाईक्यूज को रेफर करने की बात कहूँगी क्योंकि टेस्ट सीरीज में यूजुअली वो आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए या पेपर डिफरेंट बना देते हैं, तो मे बी वो उतना स्टैंडर्ड का नहीं होता जो यूपीएससी का होता है, बिकॉज यूपीएससी एक साल में एक ही पेपर बनाता है, 100 क्वेश्चन बनते हैं वो। तब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैम जो लोग जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं या फिर कितना टाइम वो पढ़ाई पे उनको देना चाहिए? आप समझिए कि आपका क्यों नहीं हुआ और साथ में ये भी कि आपने किस लिए इस जर्नी को स्टार्ट किया था। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपने ये एग्ज़ाम क्यों स्टार्ट किया था। कभी ये मतलब फील हुआ एग्जाम निकलने के बाद कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई बहुत ज़्यादा? अब जहाँ आप जा रहे हैं आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, सोसाइटी में आपके घर परिवार में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ है मैम? जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो ये आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इन्फॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट उनके पास यूपीएससी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज। मैंने टोटल 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के अंदर दिए और फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल मैम से यूपीएससी की जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी के बारे में जान, उनका जो यूपीएससी को लेकर एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में जान। तो चलिए आपको बहुत कीमती समय नहीं लेती और मैं इनके साथ अपनी बातचीत को आरंभ करती। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, वो हैं दिशा द्विवेदी मैम, जिन्होंने इस बार ऑल ओवर इंडिया 672 रैंक हासिल किया है और मैंने सफलतापूर्वक यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम हम चाहेंगे कि शुरुआत आप करें, तो आप हमें थोड़ा-सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएँ कि आपने पढ़ाई-लिखाई किस तरीके से किया हुआ? क्या आपकी जर्नी रही? मैंने केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर से अपनी स्कूलिंग करी है, मेजर स्कूलिंग वहीं से करी है 6 टू 12th। एंड देन मैंने बीटेक किया है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया था। उस टाइम पे मैंने स्ट्रीम चूज़ करी थी क्योंकि एसएसबी में मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे डायरेक्ट एसएसबी एंट्रेंस में जाना है और मेरिट का यूज़ करके वहाँ पे उस तरफ अपना करियर बनाना है। जी। तो मैम सेना में जाने के मतलब सेना में जाने के लिए आपके पास इतना जुनून क्यों था? उसके पीछे का क्या कारण क्या है? थोड़ा तो मैं कहूँगी कि मूवीज़ एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही थी। साथ में जो हम परेड्स देखते हैं, हमारे घर पे जैसे डीडी नेशनली आता था दूरदर्शन, तो उसपे रेगुलर 15th अगस्त, 26 जनवरी को जो हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो कि मैं मोटिवेटिंग काफ़ी लगता था मुझे कि एक तो आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, साथ में खुद भी बहुत ग्रो कर रहे हैं क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ग्रो होती है उसमें। आप एक डिसिप्लिन रूटीन में होते हैं, आपकी चीज़ें फिक्स होती हैं। एक अच्छा ओवरऑल इनसाइड एंड आउटसाइड ग्रोथ जो देखने को मिलती है एक पर्सन में, साथ में देश को सर्व करने का मौका, तो वो पाथ मुझे बहुत ऐसा इंस्पायरिंग भी लगता था और वाओ फैक्टर भी लगता था ये कि यूनिफॉर्म में रहेंगे, फिट रहेंगे। ऐसा तो वहीं से स्टार्ट किया था। तो मैम सेना को लेकर आपके अंदर इतना जुनून था, आप चाहते थे कि आप उसमें जाएँ, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आया? क्यों नहीं हो पाया? प्रॉब्लम मेडिकल में आया एक्चुअली। तो जो सपना देखा था जिस वजह से बीटेक और स्पेशली एक ट्रिपल ई मैंने लिया था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मेजरली लोग सजेस्ट कर रहे थे लड़की हो आप तो सीएस या आईटी ले लो, धूप में जाना पड़ेगा नहीं तो आप कोर फील्ड ले रहे हो, तो मतलब बहुत ही ऐसे स्टीरियोटाइप सुनने को मिल रहे थे कि लड़की हो आप चले जाओ और आप तो सीएस आईटी में अच्छा करोगे। लेकिन ये करियर मैंने सोच रखा था, इस वजह से मुझे था कि ये इस फील्ड में जाना है और वो सब्जेक्ट सिलेबस वगैरह मुझे मैंने देखा था थॉरली, मुझे ठीक लगा। बट देन फाइनल ईयर में आकर जब डायरेक्ट एसएसबी हो गया, लेकिन वहाँ मेडिकल में फिर मुझे दिक्कत आई क्योंकि आई साइट जो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको मीट नहीं कर रही थी। उसके ऊपर मेरी आई साइट पहुँच चुकी थी और एक मेरा एल्बो ट्विस्ट का थोड़ा इश्यू था, तो ये रीज़न था कि मेडिकल आउट हो गए थे वहाँ पे। तो फिजिकल रीज़न की वजह से आपका नहीं हो पाया। हाँ, आपने ये एसएसबी के अंदर इंटरव्यू भी दिया हुआ है, जी। तो आप मेडिकल ग्राउंड पे तो आप हाँ। तो मैम आपने यूपीएससी के बारे में कब सोचा? जब आपका एक बार सेना को लेकर इतना था,
तो उसके बाद आपने यूपीएससी के बारे में कब सोचा कि अब आपको यूपीएससी में जाना है, अब आपको यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करना है? ये जब मेरा एसएसबी वाला सपना अधूरा रह गया और उस टाइम पे फिर मैं सोचने लगी कि अब क्या करना है लाइफ में, क्योंकि जिसकी वजह से ये सब कुछ किया, वो ग्रेजुएशन, वो स्ट्रीम, अब वो थोड़ा मीनिंगलेस सा लग रहा था कि अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्लेसमेंट और जॉब का ऐसा सिर्फ उधर कभी सोचा ही नहीं था कि डिजाइनिंग करेंगे या कोई इंजीनियरिंग वाली जॉब का नहीं सोचा। फिर मेरी फ्रेंड ने थोड़ा सजेस्ट किया कि ऐसा भी कुछ होता है, यूपीएससी है एक बॉडी, एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर उसमें कोई ये सर्विसेज होती हैं, तो उसमें भी उस टाइम पे लोगों को ज़्यादातर आईएएस आईपीएस ही पता है। बट देन मेरी आदत है कि जब मैं कुछ बोलती हूँ तो पूरा अच्छे से देखती हूँ। रिसर्च होता है। हाँ, फिर रिसर्च शुरू हुई कि क्या है यूपीएससी। मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब आपने जीरो से स्टार्ट किया बिल्कुल। हाँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि आईएएस आईपीएस क्या होते हैं, क्या इनके रोल्स होते हैं, और ये भी नहीं मालूम था कि एक एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें इतनी सारी सर्विसेज़ हैं और इतने सारे अपॉर्च्युनिटी मिलते हैं, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम को आप क्लियर करते हो अगर, तो मतलब डाइवर्सिटी ऑफ जॉब इज़ ऑल्सो देयर। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ एक ही सर्विस है, तो वो सारी सर्विसेज़ के बारे में पढ़ना, फिर सिलेबस देखना, फिर वो क्वेश्चन एंड ऑल देखना कि कैसे क्या होता है, टॉपर्स की वीडियोज़ उस टाइम पे देखना। ये सब देखा मैंने, मुझे लगता है मैंने काफ़ी महीने दिए थे, अपने फाइनल ईयर के कुछ महीने मैंने इसी में दिए थे। रिसर्च। हाँ, रिसर्च में ही दे दिए थे कि कैसे करना है, फिर बहुत टाइम लगाने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग नहीं करनी है फाउंडेशन के लिए, क्योंकि मुझे मोस्टली वो देख कर के यही समझ में आया कि अल्टीमेटली कितनी भी आप क्लासेस लगा लो, खुद से करना है। तो उस टाइम मुझे यही लगा कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करूँगी और हो जाएगा। हाँ, हो जाता है। इसके क्या होता है कि मैंने कई आपसे साथ बातचीत किया है। तो कुछ लोग तो जनरली कोचिंग का नाम बोल के बोलते हैं कि मैंने इस कोचिंग में लिया, और मैंने कोचिंग नहीं लिया। 1 महीने गए, 2 महीने गए। मतलब बाद में आपको स्वयं ही पढ़ना होता है, क्योंकि कोचिंग वाले तो आपको एक आइडिया देती है, बाकी आपको स्वयं से करना होता है। जी। मतलब अभी आपने एक टर्म बोला कि आपने सिलेबस देखा कि आपको यूपीएससी के लिए करना था। तो सिलेबस देख के आपको डर नहीं लगा पहले? नहीं, सिलेबस देख के तो मुझे और इंस्पायरिंग लगा कि अच्छा। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, और इतनी सारी चीज़ें पढ़ के एक तो मुझे वो कीड़ा है कि मुझे को ना ग्रोथ चाहिए। मेरा माइंड ग्रो करना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी ग्रो करनी चाहिए, ये मेरा हमेशा से रहा है, कोर यही है। हो इस वजह से वो सिलेबस देख के मुझे लगा कि इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम जॉब भी मिल जाएगी अगर आप अच्छे से सीख रहे हो, आप अच्छे से कर रहे हो, इम्प्लीमेंट करते हो। तो उस टाइम तो मुझे सिलेबस देख के वो प्लस फैक्टर था मेरे लिए कि ये ही करना है मुझे, और कुछ करना है, मतलब सिलेबस देख के लगा कि ये मेरे लिए ही बना है। जनरली लोग होता क्या है ना कि लोग सिलेबस देखते हैं, उसके बाद लोग को लगता है इतना पढ़ना पड़ेगा। और आपके अंदर क्या था कि आपको लगता था कि पढ़ना है, इसलिए आपको अच्छा लगा। बट खास तौर पर तो किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। मैं तो पहली बार। थोड़ी पढ़ने के नाम पे तो मुझे डर लगा था कि मुझे बहुत लंबा-लंबा पढ़ना पड़ेगा। ये तो डर था, क्योंकि इतने लंबे आवर्स की सिटिंग मैंने कभी नहीं करी थी। लेकिन वो जो ग्रोथ की और लर्निंग की चाह है, बचपन से ही रही है कि कुछ सीखना है, हर दिन कुछ नया सीखना है। तो इस वजह से मुझे लगा जब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग-अलग पढ़ेंगे, बोर ही नहीं होगे। फिर ये दिमाग में था कि इतने सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं, आए दिन न्यूज़ में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो बोर नहीं होंगे। तो मुझे लगा बोर तो नहीं होंगे प्रिपरेशन में, और खुद से करेंगे तो हो जाएगा। मैम, जो आपको यूपीएससी करना था, चूँकि आपने बीटेक किया हुआ है, तो उसके बाद आपको प्लेसमेंट भी लग गया। बट आपने यूपीएससी करने के लिए प्लेसमेंट छोड़ दिया। तो उस वक़्त आपको ये नहीं लग रहा था कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं होता है, तो मैं जॉब भी छोड़ दे, बाकी जो मेरे साथ वाले हैं, आपके आगे चले जाएँगे, मैं उनसे पीछे हो जाऊँगी। तो कभी आपको ये नहीं, मतलब कंपैरिज़न की फीलिंग नहीं आई कि उनका आगे हो जाएगा, फिर मेरा नहीं? ये फिर डर नहीं लगा आपको कि मेरा, मतलब मैं छोड़ दे रही हूँ इसको, और यूपीएससी में कोई फिक्स है नहीं कि हो ही जाए? क्योंकि आप आए दिन सुनते रहती है कि मतलब फलाने इतना अटेम्प्ट दिया, उनका नहीं हो पाया, या फिर किसी का हो गया। बट जनरली हमें सुनने को मिलता है कि नहीं होता। तो मैम, आपको उस वक़्त डर नहीं लगा? उस टाइम मैं किसी को भी जानती नहीं थी आस-पास में जिसने कभी भी पेपर दिया हो। मुझे जानती ही नहीं थी मैं किसी को। तो फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली मैंने सुना ही नहीं कि किसी का नहीं होता है। मुझे लगा मेहनत करोगे हो जाएगा, तो ये दिमाग में आया ही नहीं कि नहीं होगा तो क्या करें? जो कि उतना अच्छा नहीं होता है, वो बाद में पता चलता है कि ये भी पता होना चाहिए कि आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? और एक बैकअप ऑप्शन भी रखना ज़रूरी होता है। वो ओवर द टाइम मुझे पता चला, इनिशियली मुझे नहीं पता था। मैं रिलैक्स रहती थी कि नहीं, अब मैं अपना 100% दूँगी मुझे, ताकि 100% देने से हो जाए। जी। मतलब अभी आपने शुरुआत में बोला कि जो आपका सेना में जाने का मन था, तो उस वक़्त आपको फ़िल्मों ने काफ़ी मोटिवेट किया।
तो ये वैसी जर्नी में कभी आपको फ़िल्मों ने मोटिवेट किया? नहीं, ऐसी कोई मूवी तो मैंने नहीं देखी थी। बस हाँ, ये कहूँगी कि गंगाजल कभी-कभी मुझे याद आती थी और एक और मूवी थी मुझे याद नहीं है, अजय देवगन जी की थी, जिसमें वो सिंघम हाँ, सिंघम में। तो ये दोनों थोड़े ज़्यादा मुझे याद आते थे कि एक ऑफ़िसर है, वो एकदम डिटरमिन्ड है और ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर के, उसको पता है कट टू कट कि मुझे क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उसको कोई प्रेशर एंड ऑल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपना काम ईमानदारी से करता है। तो ये सारी चीज़ें इंस्पायरिंग मुझे लगती थी कि हाँ, ऐसा इंसान बनना मैं चाहूँगी। जी, मैं आते हैं आपकी जर्नी पे। तो मैम जो आपकी जर्नी है काफ़ी लंबी रही। आपने लगभग 6 बार मतलब 6 बार अपने अटेम्प्ट दिए हुए हैं और शुरुआत की जो आपको 4 अटेम्प्ट थे, उसमें आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स क्यों नहीं क्वालीफाई हो रहा? उसके उसमें आपको मतलब क्या कौन-कौन से मिस्टेक्स आपसे हो रहे थे? या फिर आपने उन मिस्टेक्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया और आपने किस तरीके से उस पे वर्क किया और बाद में आपका प्रीलिम्स जो है बैक टू बैक 2 प्रीलिम्स लगातार क्वालीफाई हुई? प्रीलिम्स में सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरा फर्स्ट जब अटेम्प्ट था तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। सेल्फ स्टडी मैं कर रही थी, घर पे किसी कारणवश घर पे आना हुआ था, वो घर पे मैंने सोचा कि सारी चीज़ें जैसी मैंने सोची थी वैसे चल नहीं पाई उतनी स्मूथली। तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट रीज़न इज़ दैट। सेकंड है कि जब आगे जैसे-जैसे बढ़ते जा रही थी तो मुझे क्लियर हो रहा था क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर था कि प्रैक्टिस नहीं करी है, इन इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है। फिर प्रैक्टिस भी करी है, तो क्या ओएमआर शीट्स के साथ करी है और क्या मैंने पेपर्स को अच्छे से एनालाइज़ किया है कि टेस्ट सिर्फ़ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन टेस्ट को एनालाइज़ करना, एक शीट बनाना जिस पे आप लिखते हैं कि आपके कितने नॉलेज बेस पे क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने आपने गेस वर्क किया था, गेस किया था तो इंटेलिजेंट गेस किया था या वो रैंडम गेस था कि बस से इंट्यूशन आ रही है। और फिर आपने जहाँ पे भी एक वो आपने लॉजिकल रीज़निंग के साथ में अगर ऑप्शंस पढ़ के एलिमिनेट किए तो वो क्या लॉजिकल रीज़निंग थी? क्या वो सही थी या गलत? कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ और लॉजिक लगाया था, आंसर तो हमारा सही आ गया बट वो लॉजिक हमारा कुछ और था। तो वो पूरा एक डिटेल शीट मैंने तैयार करी थी, जब मुझे समझ आ गया कि नहीं ये इश्यू है, सिर्फ़ ऐसे टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। जी, और एक और चीज़ था कि स्टैटिक पे फ़ोकस थोड़ा कम था। मतलब मुझे लगता था कि स्टैटिक तो कर ही रहा है, साथ में करंट अफ़ेयर्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस था। जबकि होना ये चाहिए, ओवर द टाइम पता चलता है कि स्टैटिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, करंट साथ में आप करोगे, उस पे ओवर नहीं रिलाई करना है करंट अफ़ेयर्स पे। मैक्सिमम स्टैटिक ही है, वो प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस का काम करता है। तो ये 4 बार जो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके मेन रीज़न्स अगर मैं सम अप करूँ, तो वन वन इज़ सिलेबस कंप्लीट ना होना, दूसरा प्रॉपर रिविज़न ना हो पाना लास्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में कई बार घर पे कुछ ना कुछ हो रहा था और वो मिसमैनेजमेंट हो जा रही थी, टाइम की भी और इमोशन की भी। तो और तीसरी चीज़ कि टेस्ट को हम एनालाइज़ कैसे कर रहे हैं, अच्छे से टेस्ट को एनालाइज़ करना, एक शीट बना के प्रॉपर, थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ता है यहाँ पे जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो। और चौथी चीज़ कि मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना कि मैं स्पेसिफिकली 4th अटेम्प्ट में देना ही नहीं चाह रही थी। ज़बरदस्ती जाके दे दिया, नहीं हुआ फिर मैम अभी आपने 2-3 चीज़ें बताई, मैं एक-एक मतलब एक-एक करके आऊँगा। आपने बोला कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम ओएमआर लेके प्रैक्टिस करना है। तो मैम इसका क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि जनरली लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो अब तो ऑनलाइन समय आ रहा है तो लोग कुछ या फिर ऑनलाइन कर लेती है। या कई बार होता है कि कुछ बुक के माध्यम से कर लेती है। आपने बताया कि वो ओएमआर के थ्रू करना है, तो इससे मैम बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले तो आपका जो एक्चुअल पेपर है, वहाँ पे भी आपको एमआर फिल करना ही है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब क्योंकि पेपर लेंदी आता है, हर साल आप पैटर्न अगर देखें तो पिछले वाले से अगला वाला पेपर लेंदी ही होता है। ऑप्शंस ज़्यादा होती है, स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती है, आपको उनको पढ़ने में, फिर वो उसमें डिसाइड करने में कि ऑप्शन कौन-सा मार्क करना है, फिर एक्चुअली मार्क करना पेपर पे क्योंकि आपने मार्क कर लिया लेकिन पेपर पे मार्क नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। और सही से मार्क करना। कई बार लोगों का क्या होता है कि गलत मार्क कर दिया है। 10 क्वेश्चंस हियर एंड देयर एंड कि योर पेपर इज़ डन, यू आर गॉन। तो इसलिए ये ओएमआर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मेरे साथ सेकंड अटेम्प्ट में यही मेजर मिस्टेक हो गई थी, मैं कहूँगी ब्लंडर हो गया था कि मैंने ओएमआर के साथ प्रैक्टिस नहीं किया था और वहाँ पे जाकर के मेरे को बहुत लेंथ लग रहा था पेपर। लास्ट तक आते-आते मैं ओएमआर ही नहीं फिल कर पाई थी। तो ये बहुत मेजर ब्लंडर मैं कहूँगी था, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है पेन एंड पेपर के साथ। मैं दूसरा जो आपने बोला थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एनालिसिस करना है और जनरली कई लोग समझ नहीं पाते कि एनालिसिस किस तरीके से करना है। लोग ये सोचते हैं कि आपने क्वेश्चन किया,
आपने उसका आंसर देखा, आपको ये लगा ना ये वाला आंसर सही होना था, मेरा नहीं हो पाया। तो हम एनालिसिस करने का एक बेस्ट फॉर्मेट क्या हो सकता है? जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस वक़्त हमें एनालिसिस किस तरीके से करना है? उसमें मैं ये कहूँगी, क्वेश्चन पहली बात तो क्वेश्चन जो पूछा है, वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो पूछना क्या चाह रहे हैं। आप ये सोचने की कोशिश करिए कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन रखा क्यों है, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। एंड उस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, मेजरली यहाँ पे पीवाईक्यूज को रेफर करने की बात कहूँगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में यूजुअली वो आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए या पेपर डिफरेंट बना देते हैं, तो मे बी वो उतना स्टैंडर्ड का नहीं होता जो यूपीएससी का होता है, बिकॉज यूपीएससी एक एक साल में एक ही पेपर बनाता है, 100 क्वेश्चन बनते हैं, वो स्टैंडर्ड। तो वहाँ पे रेफर करना, मैं कहूँगी क्वेश्चन को देखना, ये सोचना कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, उस साल में जिस भी साल का था उस टाइम पे क्यों पूछा है, उस क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड है, जो थीम है, उसको पकड़ना, उसके बारे में क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर वो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें हर एक ऑप्शन को, ये नहीं कि जो राइट आंसर है सिर्फ उसको ही देखा आपने, हर एक ऑप्शन को देखना कि क्यों इधर इधर डाला गया है। और फिर जब आप उसको राइट आंसर पे पहुंच भी रहे हैं, तो ये देखिए कि आपने क्या सोचा, क्या आपके पास उसका नॉलेज था, 100% आपको पता था, आपको रटा हुआ था कि यही होता है, या आपने कोई लॉजिक लगाया। कई बार हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में जैसे हम लॉजिक लगाते हैं कि कुछ स्टेटमेंट दिया, अच्छा ऐसा तो स्क्विरल करती होगी, तो वो हमने लगा दिया, वो लॉजिक है। कुछ हमें फैक्ट है, हमें पता है, और कुछ में हमने कभी रैंडम पढ़ा होगा, कभी हो, लेकिन अभी वो फेडेड है मेमोरी में, सबकॉन्शियसली आ रहा है कि ये होगा। तो वो इंट्यूशन क्या आपकी सही बैठ रही है? अगर नहीं बैठ रही है, तो दैट मीन्स यू नीड मोर रिविजन। रिविजन की कहीं न कहीं कमी है। इस तरह से मैं जैसे कि टेबल फॉर्मेट में 3 कॉलम्स बना लिए या 4 कॉलम्स बना लिए, वहाँ पे लिखना कि 100% नॉलेज कहाँ थी। लॉजिक के लिए एल लिख लिया मैंने, जैसे कि जहाँ पे डाउट था वहाँ डी लिख लिया। तो ऐसे करके कॉलम बना के मैं लिखती थी उसमें कि ये वाले क्वेश्चन ऐसे थे, ये टॉपिक ऐसे था, और उसके रिगार्डिंग कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर वो न्यूज़ में था वो टॉपिक, कई बार स्टैटिक और करंट को लिंक करके क्वेश्चन आया होता है। तो वो ये देखना कि न्यूज़ में था तो क्यों था, और उसका स्टैटिक पोर्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है ऑलरेडी टेक्स्ट में या किसी ब्लॉग में, वो लिखना। ये थोड़े नोट मेकिंग का प्रोसेस है प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली। जी, मैं अभी आपने जो बताया उससे मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जब आप हर ऑप्शन देखते हैं तो उससे आपको जो होता है, लोग बोलते हैं कि प्रीलिम्स के पेपर में ये एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। तो आप हर ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स में वो ये जो यूपीएससी वो कहाँ फँसाना चाहता है आप। वो ऑप्शन दे रहा है तो क्यों दे रहा है? तो ये सब आपको पता होगा तो आप एलिमिनेशन टेक्निक जिसे बोलते हैं, वो आप एटीट्यूड डेवलप हो जाता है आपका जब आप रेगुलर बेसिस पे ये प्रैक्टिस करते हैं। ये कहीं से नहीं आएगी, कोई आपको बता के नहीं करा सकता, कोई आप पढ़ लोगे तो नहीं हो सकता है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे जब इनफ अमाउंट जो भी होगा, हर किसी का डिफरेंट होता है, किसी को 20 टेस्ट लगते हैं, किसी को 30 लगते हैं। तो जितना भी आपको लगने के बाद लग रहा है ना कि अब मुझे समझ आ रहा है, अब मुझे पैटर्न समझ आ रहा है, तो वो आपका एंड पॉइंट है कि हाँ, अब आप प्रैक्टिस थोड़ी कम कर सकते हैं। मैम अभी आपने शुरुआत में बोला कि आपको कोचिंग लिया, आपने सेल्फ से किया। तो मैम सेल्फ से करते वक़्त आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी थी? पहले तो आप ये बताएँ और साथ-साथ आप ये भी बताएँ कि सेल्फ से प्रिपेयर किस तरीके से हम कर सकते हैं? सेल्फ से प्रिपरेशन करने का क्या स्ट्रेटजी हो सकता है? सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करूँगी कि फाउंडेशन कोर्स मैंने नहीं लिया था, लेकिन कोचिंग की हेल्प टेस्ट सीरीज़ में ली है और क्रैश कोर्स में ली है। जैसे मैंने अपनी ऑप्शनल के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ लिया था। और रही बात सेल्फ स्टडी करने की, तो उसमें ये रहता था मेरा ऑनलाइन, मैंने जो फ्री रिसोर्सेज़ हैं यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे, ये मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करे। इनफैक्ट इंस्टा भी लास्ट में यूज़ किया है, मतलब जब थोड़ा लास्ट के एंड आने लगे, तो पहले तो कुछ नहीं यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर इंस्टा पे जैसे पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब फॉलो कर रखा है। तो कुछ-कुछ एपिड्स आ जाते हैं या कुछ एनीमे आ गया, वहाँ से थोड़ा मेमोरी में रहता है कि हाँ, ये भी चीज़। सो यहाँ पे मेनली जो प्रॉब्लम आती है जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले ये होती है कि आपको कोचिंग भले ना ज़रूरत हो, लेकिन आपको गाइडेंस चाहिए और एक डायरेक्टेड मैनर में चाहिए, और वो पर्सनलाइज़ मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि मिलता नहीं ही है। बहुत मुश्किल रहती है, लेकिन स्टिल आप कोशिश करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो कोई टॉपर हो या कोई ऑनलाइन एजुकेटर है, स्ट्रेंजर है आपके लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनकी स्टाइल आपके साथ मैच कर रही है, उनका पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आपसे मैच कर रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो वहाँ से आप हेल्प ज़रूर लीजिए। तो मैंने ये किया था कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही वीडियोज़ रहते थे, प्रीलिम्स में भी, कि क्वेश्चन वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, या फिर मेंस के लिए है कि क्वेश्चन में वो कैसे स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं आंसर शीट। तो इस तरह की हेल्प मैंने ली थी। वो नहीं लेती तो मैं कुछ भी लिख रही, मतलब मैं लिख रही थी,
मैं प्रॉपर लिख रही हूँ, हर दिन आंसर्स लिख रही हूँ, स्टार्टिंग में मैंने किया है वो चीज़, बट खुद ही लिख रही हूँ, खुद ही चेक कर रही हूँ, तो वो थोड़ा डायरेक्शनलेस हो जाता है। कोई ना कोई आपको चाहिए या फिर आपको समझ आ जाए कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो इट इज़ हेल्पफुल। मैंने अभी आपने बताया कि आपने इंस्टाग्राम भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, आप मतलब फाइनल अटेम्प्ट से थोड़ा पहले। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम यूज़ करने लेते हैं, जैसे मैं खुद करता हूँ, और रील में लोग स्क्रॉल करने में लग जाते हैं। तो कभी ये नहीं आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि इंस्टाग्राम आपके लिए मतलब ये रॉन्ग साबित हो रहा है, आप उसका जो एक्चुअल यूटिलाइज़ेशन हो सकता है वो नहीं कर पा रही? आपने बताया कि आपने पीएनबी वगैरह को फॉलो कर रखा है, तो वहाँ से कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा जो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट होता है इंस्टाग्राम के, बिल्कुल। वो आपको तब फ़ील हुआ कि नहीं? नहीं, होता ज़रूर है, उसके लिए लेकिन मैंने पहले से कुछ चीज़ें चेक पॉइंट्स लगा के रखे हुए थे। जैसे मैंने एक ऐप डाउनलोड करके रखा था कि उसपे से मैंने टाइमर लगा रखा है कि 5 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते इंस्टा। ना ना तो इंस्टा ना व्हाट्सएप। जी। तो ब्लॉक लगा के रखा हुआ है। ब्लॉक की ऐप है शायद वो। हाँ, वो ब्लॉक कर दिया है कि वो इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते और वहाँ पे भी अपना सेल्फ कंट्रोल भी थोड़ा रखना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं रख सकते तो मत यूज़ करिए, सिंपली। मैंने क्योंकि ये था कि मेरे पास अगर नोटिफ़िकेशन आई भी है तो मैं इग्नोर कर सकती हूँ। ये वाला टैलेंट है कि इग्नोर कर दिया, नहीं देख रहा, अभी टाइम नहीं है तो नहीं देख रहे हैं। जब टाइम होगा तब हम देखेंगे। तो वो रील्स स्क्रॉलिंग नहीं होती थी उस टाइम पे। अभी जब जब है टाइम कि अभी बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, एकदम रैंडम जैसे पेपर खत्म हो गया है, उसके बाद अगर मैंने तो की है, मैंने भी काफ़ी रील्स देखे। अभी करी है, इसलिए बता रही कि वो हो जाता है, आपको टाइमर लगाना पड़ता है। जैसे डिस्ट्रैक्शन के लिए भी ना आपको दिन में एक टाइम सेट करना चाहिए। जैसे आपको क्या होता है, पढ़ते वक़्त भी कई बार हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, तो एक मेथड बहुत अच्छा मैंने सीखा था कि आप बगल में एक शीट रख लें रफ और उसका नाम रख दें डिस्ट्रैक्शन शीट। आपको कुछ भी दिमाग में आ रहा है उधर लिख दो। अगर कोई काम भी आ रहा है तो आप उधर लिख सकते हैं। फिर कभी जब आपको टाइम होगा 5 मिनट का काम है या 10 मिनट का, वो भी लिख देती थी मैं कि 5 मिनट का काम है। तो अगर मैं 5 मिनट के लिए उठ रही हूँ, अगर वो हो सकता है तो मैं कर दूँगी, नहीं तो वो पेंडिंग में रहता था। तो डिस्ट्रैक्शन शीट हो गई और साथ में दिन में एक प्रॉपर फिक्स टाइम, जैसे हम टाइम रखते हैं ना कि हमें खेलना है या पढ़ना है या कुछ भी बात करनी है, तो एक टाइम ये भी रख दिया कि उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन वाले काम करने हैं सारे। तो अब जिस भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मूवी देखनी है, कोई एपिसोड देखना है या इंस्टा चलाना है, कुछ भी करना है, आपने उतने में करना है, लेकिन बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ और फिर एक्स्ट्रा नहीं करना उसको कि स्ट्रेच कर दिया। हम आते हैं थोड़ा मेल्स वाले पॉइंट पे, चूँकि आपको मेल्स लिखने का कई बार मौका नहीं मिला है, आपको 2 बार ही मौका मिला है। जी। तो मेल्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? आपने शुरुआत से क्या स्ट्रेटजी बनाई, बाद में आपने उसको किस तरीके से और भी मॉडिफाई किया? और लास्ट में वो स्ट्रेटजी आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही? मेंस के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता था कि जितना ज़्यादा मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सामने है और कुछ नहीं है, आपको खुद से रिप्रोड्यूस करना है जो भी आपने पढ़ा है। तो मैं कोशिश करती थी कि जितना ज़्यादा मैं लिख पाऊँ स्टार्टिंग में और थोड़ा टाइम अवेलेबिलिटी कम रहती थी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, तो लिखती थी बट उतना नहीं लिख पा रही थी, प्लस गाइडेड मैनर में नहीं था, तो मैं एक तो टाइम के साथ नहीं लिख रही थी। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं टाइमर लगा के नहीं लिख रही थी। मैं लिख रही हूँ आंसर, मेरा 20 मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है एक आंसर ठीक लिखते। है। हाँ, तो उसके लिए बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, ये टाइम पे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस दिया तो एफएलटी जब हम लिखते हैं, तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसकी अलग टेंशन हो रही है कि मतलब चलो पढ़ा है, तैयारी करी, वो भी अलग लग रहा है कि अरे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो वो पैनिक पड़ने लगता है कि ये कैसे होगा, हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं, हाथ में दर्द भी हो रहा है। तो उसके लिए एक-एक क्वेश्चन का एक सर है, उन्होंने बताया था कि फ्लैश सेशंस करने हैं। तो वो मैंने किए साथ में कि कैसे एक-एक क्वेश्चन को टाइम पे ख़त्म करना है। तो वो अपने माइंड को पुश करके लिखना, तो मैं तो सबसे बड़ा फैक्टर मैं ये कहूँगी कि लिखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखना मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये ही मैंने इस टाइम किया, तो ये था कि हाँ, मेंस ठीक-ठाक क्लियर हो जा रहा है। तो हम मेल से जब आंसर लिख रहे होते हैं, उस वक़्त में क्या-क्या देखना, मतलब अपना जो हमारा आंसर है, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर करें? किसी जो जो हमारा आंसर मतलब जितना कंटेंट हम लिख रहे होते हैं, कई बार क्या होगा कि हम कंटेंट आगे पीछे लिख देते हैं या फिर कंटेंट हमसे मिस हो जाता है। तो हम कंटेंट को किस तरीके से ये स्वैप करें अपने आंसर कॉपी में कि हमारा आंसर थोड़ा-सा और अच्छा हो पाए? जो एग्जामिनर है, जो मतलब चेक कर रहा है कॉपी, उसके मन में पाए पाए कि हाँ, ये आंसर तो सबसे अच्छा लग रहा है मुझे देखने। इसमें मैं ये कहूँगी क्वेश्चन की डिमांड को अगेन एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में जैसे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे टोन अलग होती है।
किसी क्वेश्चन में उनको फैक्ट्स चाहिए, किसी क्वेश्चन में उनको आपका एनालिसिस चाहिए, किसी क्वेश्चन में वो आयरनी दिखा रहे होते हैं एंड उनको ओपिनियन चाहिए। तो वो क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं उसकी एक टोन होती है, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, हर एक बात की, हर एक स्टेटमेंट की एक टोन है। वो क्वेश्चन की टोन को समझना, और वो कब आएगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे देखते हैं। एक टॉपिक आपने उठाया, एक थीम उठाई, उसके सारे क्वेश्चंस आप देख लो। आप देखिए कैसे-कैसे पूछा है उसने, कैसे घुमा-घुमा के सेम चीज़ पूछी है, या फिर आपसे क्या एक्सपेक्ट करे। तो वहाँ पे जब आप ये समझते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तब आप उसको एड्रेस करते हैं, ना कि अपने नोट्स रेप्लिकेट करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो यूजुअली मैंने देखा है लोग करते हैं कि नोट्स क्योंकि बहुत सारे बनाए होते हैं, जी। तो वो नोट्स रेप्लिकेट करने लग जाते हैं कि एक कीवर्ड पकड़ा, बस पूरा जो हमारे नोट्स में लिखा था वो सब लिख देंगे। तो वो क्वेश्चन की डिमांड मीट नहीं हो पाती, और साथ में एक और चीज़ है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव रहना है अपने आंसर से। आपके आंसर स्टैंड आउट होने चाहिए। इतने सारे लोग आंसर्स लिख रहे हैं, सारे मोस्टली टैलेंटेड हैं। सबने इतनी मेहनत करी है, सबने इतने आवर्स दिए हैं, समझा है चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास नॉलेज की कमी है, कंटेंट की कमी किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पे जब आपको लिखना है, तो थोड़ा स्टैंड आउट करने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब आपकी क्रिएटिविटी कहाँ दिख सकती है? वो राइटिंग स्टाइल में दिख सकती है, वो आपकी प्रेज़ेंटेशन में दिख सकती है, वो अगर आप कोई डायग्राम ऐड कर सकते हैं, फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं, वहाँ दिख सकती है, या फिर आप अगर कोई स्पेसिफिक आपका जॉनर है, मे बी सबका अलग होता है, किसी-किसी का कोट होता है कि हम कोट से स्टार्ट करेंगे या बीच में ही कोट ड्रॉप कर देंगे। तो ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका क्रिएटिव साइड क्या है, और वो आंसर में आपके रिफ्लेक्ट होना है, क्योंकि आप नहीं दिखोगे एग्ज़ाम शीट, वो आपका आंसर दिखे, आपके थॉट प्रोसेस दिखे। तो वो उसकी प्रैक्टिस करना, तो ये दोनों चीज़ों को ना मैनेज करना, ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, एसेंशियल फॉर क्लियरिंग मेक्स, कि आपका आंसर टाइम पे खत्म हो, साथ में आपका आंसर स्टैंड आउट करे। ये होगा तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। हाँ, बिल्कुल, प्रैक्टिस के बाद ही समझ आए। जी। मैम थोड़ा-सा इंटरव्यू राउंड पे बात करते हैं जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके ऊपर। मैम आपका इंटरव्यू का जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसका अनुभव क्या रहा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उसके लिए? मेरा वैसे तो मतलब फर्स्ट इंटरव्यू था पहली बार, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड भी थी, थोड़ा-सा नर्वस भी थी, और जाकर के वहाँ पे मुझे वो मेरे 13-35 मिनट चला था, और वो इंटरव्यू तो बहुत अच्छा लगा। बस ये था कि एक कमी-सी लग रही थी कि बहुत डाइवर्सिटी के क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वेश्चंस बहुत एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा थे, और मेरे डैफ में बहुत कुछ था, जी। लेकिन उसमें से पूछा नहीं उन्होंने। नोट कर दिया। हाँ, मतलब डाइवर्सिटी बहुत थी, लेकिन वो उधर वो टच नहीं किया वो एंगल उन्होंने, सारे मेंबर्स ने भी और चेयरपर्सन सर ने, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे कमी लग रही थी कि शायद पूछ लेते वो और चीज़ें, तो मुझे और अपना पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करने का मौका मिल जाता। मुझे लगा कि शायद वो थोड़ा-सा, अदरवाइज़ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बोर्ड बहुत अच्छा था, बोर्ड कभी भी ऐसे मुझे नहीं लगता, और भी लोगों से क्योंकि मेरी बात हुई थी, तो ऐसा नहीं लगा कि किसी को वो इंटिमिडेट कर रहे हैं। वो बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है। मैं भी ऐसे ही सोच के गई थी कि मैं अपने सीनियर्स से बात कर रही हूँ, सीनियर्स इन लाइफ, उनका इतना एक्सपीरियंस है, उनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो रिलैक्स होके पूरा इंटरव्यू दिया था और ठीक-ठाक हुआ था। मैं मतलब वो पार्ट मिस हो गया जो आप प्रिपेयर करके गई थी टैफ वाला। क्योंकि जनरली लोग टैफ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, हमें लगता है कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया, तो इसे तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा। पर आपने दूसरे क्वेश्चन का भी अच्छा आंसर दिया और मैम अगर आप एक आध क्वेश्चन शेयर करना चाहें, जो कि आपको इंटरव्यू में थोड़ा-सा लगा कि हाँ, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था या फिर ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग था, तो मैम प्लीज़? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, चेयरपर्सन सर का ही था कि आप वंदे भारत में आप लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग, एंड इफ यू गेट एन ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम 3 और 4 लेडीज़, तो उन्होंने उनके नाम बताए फेमस पर्सनैलिटीज़ से। उसमें इंदिरा नूरी, प्रियंका चोपड़ा, पीवी सिंधु, एंड वन मोर पर्सन वाज़ देयर, मुझे नाम याद नहीं। उन्होंने बोला इसमें से आप पहले किसको चूज़ करोगे? मैंने चूज़ किया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये मान लो आपके बगल में बैठे हुए हैं। पहले तो वो उस बोगी में बैठे, फिर अब ये बगल में बैठे, तो उन्होंने पूछा आप क्वेश्चन क्या पूछोगे? 3 क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, अब बताओ कि क्या क्वेश्चन पूछोगे? तो मैंने वो 3 क्वेश्चन पूछे, मतलब बताए मैंने उनको। फिर उन्होंने बोला अब इसका आंसर आप खुद करो। तो तो उस टाइम पे ही मतलब मुझे सोचना था कि अब इसका आंसर देना है। तो एक बोर्ड मेंबर ने बोला भी टाइम टू रोल प्ले। देन मैंने वो आंसर दिया, और आई थिंक कि वो मे बी अच्छा लगा, सब हँस रहे थे लास्ट में। तो एक ये क्वेश्चन था, और ऐसा दूसरा क्वेश्चन मेनली ये पूछा था उन्होंने, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नॉर्थ और साउथ में जो एजुकेशनल डेवलपमेंट के डिफरेंसेस हैं, वो इतने ज़्यादा वाइड क्यों हैं, कि नॉर्थ एजुकेशनली या टेक्नोलॉजिकली क्यों हमें बैकवर्ड दिखता है, और साउथ हमें क्यों एडवांस दिख रहा होता है।
ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे क्यों हमें दिख रहे होते हैं कि एकेडमिकली एक्सीलेंट हैं और बाहर भी जा रहे हैं, बड़ी कॉम्पिटिशन वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन में वो हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अच्छा क्वेश्चन था। तो मैम आपने ओवरऑल 6 अटेम्प्ट दिए ये बेसिक, चूँकि एक लंबा सफ़र होता है, आप 6 अटेम्प्ट लगातार तो मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। जनरली हम देखते हैं कि लोग 3-4 अटेम्प्ट तक मैक्सिमम मोटिवेट रहते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि मतलब हमारे बस का नहीं है, नहीं कर पाएँगे। तो मैम आपके साथ कभी ऐसा हुआ या फिर आप जब डिमोटिवेट हुए तो आपने क्या किया? जब मैंने थर्ड टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे इसको एग्ज़ाम को छोड़ देना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे ये नहीं लगा कि मैं कर नहीं सकती, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 साल से मैं या तो पढ़ रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, घर पे हूँ या बहुत सारी चीज़ें फैमिली में चल रही हैं, तो वो सब का बर्डन लेके मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाहर निकलूँ। कुछ कुछ ग्राउंड वर्क करते हैं, कब तक किताबों में घुसे रहेंगे, कब तक लिखते ही रहेंगे, बस कुछ ऐसा लग रहा था, मतलब वो अंदर से थोड़ी गुस्सा भी आना, फ्रस्ट्रेशन भी आना कि कुछ एक्चुअल में काम करते हैं, कितना उसी में घुसे रहेंगे, बस वही सेम चीज़ें पढ़ना, वही लिखना, वही न्यूज़पेपर, वही सारा। तो ये दिमाग में था कि कुछ ग्राउंड वर्क करते हैं, तो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मैं ब्रेक लेना चाहती थी। लेकिन वो हो नहीं पाया, तो 4th मैंने ऐसे ही दिया, मन नहीं था मेरा। 4th वाला फिर मैंने ऐसे ही दे दिया, वो नाम के लिए, और वो ऐड हो गया कि हाँ, ठीक है दे दिया, हुआ नहीं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ठीक है। अ, एक बार अभी तक उसके बाद घर घर पे भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। जो साथ में लोग थे और भी उन्होंने कहा कि अभी तक उतना अच्छा से प्रिपेयर नहीं हो पाया था। वो एनवायरनमेंट भी थोड़ा अच्छे से ऐसा नहीं मिल पाया था जैसा आपको चाहिए था। पेरेंट्स ने भी बोला, काफ़ी इम्प्रूव किया उन्होंने भी, उनको भी समझ, उनके लिए भी सब कुछ नया था। कभी हमारे यहाँ से कभी किसी ने यूपीएससी की तैयारी नहीं करी है, सब कुछ नया था उनके लिए भी। मुझे भी लगा कि अब शायद वो सपोर्ट अब मिल रहा है जो पहले नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि फिर से ट्राई करते हैं, तो फिर वो 5th दिया, फिर वो पहली बार प्रीलिम्स निकला। जी। फिर उसमें मेंस के टाइम पे भी फिर कुछ प्रैक्टिस का इश्यू था कि प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी मैं, और मैंने टाइम कम था, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, दे आएँगे, कम प्रैक्टिस है लेकिन दे देंगे, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं पेपर कंप्लीट नहीं हुआ फिर मेरा। जिसका डर था वही हुआ कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैं कहूँगी कि सपोर्ट आपको आस-पास का बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, ये जर्नी आप अकेले नहीं कर सकते। ये जर्नी का कोई भी चीज़ में मैं ये मानती हूँ कि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने सब कुछ खुद किया है। तो यहाँ पे आपको, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली, आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो सपोर्ट के साथ आप अपना 100% देते हैं, तो आपको रिज़ल्ट कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। और अगर नहीं भी मिलता है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जिनको लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है या बहुत टाइम दिया उन्होंने, नहीं हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने इस प्रिपरेशन में बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी, जब मेरा नहीं हुआ था, लेट्स से इस वाले अटेम्प्ट को हटा दिया जाए तो मेरा नहीं हुआ था। जी। तो ऐसा नहीं था कि मैं वो ही दिशा हूँ जो 2018 में थी। बहुत चेंजेज़ आए थे मेरे में, मेरी अप्रोच काफ़ी चेंज हो गई थी, मेरा सोचने का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया था। वो हेल्प करेगा आपको कहीं न कहीं, आप दूसरे स्विच भी लेते हैं, करियर स्विच करते हैं तो आपको मिलता है। जैसे मैंने भी बीच में की है फ्रीलांसिंग, तो उसमें हेल्प किया मुझे। मैं जैसे कि अभी आपने बताया कि जो आप किसी जर्नी में लगे होते हैं तो वहाँ पे एक मोटिवेशनल फैक्टर चाहिए, क्योंकि आप लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रख सकते खुद को। कुछ टाइम तक आप 1-2 अटेम्प्ट तक अपने आप को मोटिवेट रख लेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है। बट मैम लंबे समय तक मोटिवेट रखने के लिए सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर क्या था? मेरे लिए तो मैं कहूँगी सेल्फ इंस्पिरेशन मेरी थी, मोटिवेशनल फैक्टर तो नहीं था कोई। मुझे ऐसा लगता था कि सबसे पहले कि जितना मैंने सोचा था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, वो मुझे पता था। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहती थी कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वज़ह से इतना टाइम नहीं दे पा रही मैं, या ये प्रॉब्लम है तो इसकी वज़ह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है टाइम पे। उस पे फ़ोकस रहता था, तो इस वज़ह से मुझे ये लगता था कि अभी जब दिया ही नहीं है 100%, अपना बेस्ट दिया ही नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हूँ कि मेरा हो जाएगा। तो मुझे हमेशा ये अपने में थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल भी हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती हूँ कभी-कभी। तो मुझे ये रहता था कि नहीं, जब तक मैं अपना बेस्ट नहीं दे रही तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरा हो जाएगा। तो अगर नहीं होता था तो मुझे बुरा लगता था, बट इतना बुरा नहीं लगता था कि ये नहीं लगता था कि अरे मेरे से होगा ही। श्योर। मैम यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, मतलब फाइनल लिस्ट में जब तक आपका नाम नहीं आता है, तब तक आपका सारा जो एफर्ट आपका है, जो भी आपने मेहनत कर रखा है, सब वेस्ट ही समझ के चलिए होता है। लोग नहीं समझ पाते कि कितना आप मेहनत कर पा रहे हैं।
तो मैम आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जिनका भी नहीं हो पाता किसी कारणवश, जैसे कि अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जिन्होंने पूरा मेहनत किया हुआ था बट नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वो मतलब अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखें, वो अपने आप को किस तरीके से समझाएं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे उनका हो सकता है, या फिर आप उनके सोसाइटी को, उनकी फैमिली को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि टेक सम पॉज़, पहले ना थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। आप समझिए कि आपका क्यों नहीं हुआ और साथ में ये भी कि आपने किस लिए इस जर्नी को स्टार्ट किया था। आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपने ये एग्ज़ाम क्यों स्टार्ट किया था। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपने जिस लिए स्टार्ट किया था, आपका अभी भी वही पर्पस है लाइफ़ में। कई बार हमारे गोल्स भी चेंज होते हैं लाइफ़ के साथ, जैसे मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरे को एक्चुअल में काम करना है, बहुत हो गया ये एग्ज़ाम, अब मुझे काम करना है। तो अगर आपको सच में लग रहा है कि आपको वो पर्पस वही है आपका जिससे आपने स्टार्ट किया था और आपके पास सपोर्ट है, फैमिली का, आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ा है फाइनेंसेस का, फंड्स का, तो आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन अपने से प्रॉमिस करिए कि अपना 100% देंगे। क्योंकि आपका एक-एक दिन, आपका एक-एक घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए, आपके आपके फ्रेंड्स के लिए, हर किसी के लिए, कि हम जैसे देखते हैं ना कि अगर कोई भी इंसान एक भी सक्सेसफुल होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी जर्नी में, तो वो सिर्फ उसकी अकेले की सक्सेस नहीं होती है, उसके आस-पास सबको अच्छा लगता है। जी। और सबकी एक तरह से अप्रूवल होता है सबका। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप पहले अपनी सिचुएशन को समझें। वो बुद्धा ने जैसे कहा था, बुद्धा जी ने, कि अपने रूट कॉज़ जो है सफरिंग का, वो समझना इम्पोर्टेंट है। तो अगर नहीं हुआ है, जो पॉइंट है डिमोटिवेशन का या फिर फेलियर का, तो वहाँ पे पहले समझना है कि क्या इश्यू था, क्या प्रॉब्लम थी, आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, सब हेल्प भी लीजिए, अगर बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शाय नहीं होना है कि नहीं, मैं कैसे हेल्प ले सकता हूँ या ले सकते हैं। तो आप हेल्प लीजिए, आप फिर अपने आप को काउंसल करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं अपने आप को और आप ही काउंसल कर सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे काउंसलर्स आ जाएँगे, पेरेंट्स आ जाएँगे, फ्रेंड्स आ जाएँगे। अल्टीमेटली जो मैंने ये सीखा है 6 सालों में, कि अल्टीमेटली आप जो अपने आप को काउंसल करते हो, उससे बेटर कोई काउंसल नहीं कर सकता। तो खुद को काउंसल करिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको आगे क्या। मैम कई बार कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब केवल पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको प्लान बी भी एक रखना पड़ता है। कई बार साथ-साथ जॉब भी करना पड़ता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैम जो लोग जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं? या फिर कितना टाइम वो पढ़ाई पे उनको देना चाहिए? यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए डेली जो है आप कितना मिनट पढ़ सकते हैं, उतना ज़रूरी हो? जितना आप अगर वर्किंग हैं और लंबे आवर्स हैं आपके वर्किंग के, फॉर एग्जांपल 8 टू 10 आवर्स आपका है, ठीक है, आपको जॉब में देना है। उसके अलावा आप आराम से सुबह और रात में निकाल करके, आप कुछ और लेकिन आप नहीं कर पाएँगे। आपको 4 से 5 घंटे आपको रेगुलर देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपके पास वीकेंड में समय है जब आप स्ट्रेच कर सकते हैं 10 टू 12 आवर्स। उससे ज़्यादा भी कुछ कैपेसिटी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पढ़ना है, जॉब भी करनी है, साथ में प्रिपरेशन भी करनी है, तो पहले से कमर कस लेनी है कि अभी हमें अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। मतलब ये तो सभी के लिए इन जनरल है, लेकिन वर्किंग एस्पिरेंट्स पे मैं ज़्यादा ये इसलिए कहूँगी हेल्थ के लिए, क्योंकि आप इतना लंबा टाइम आप जॉब के लिए दे रहे हैं, फिर आप पढ़ाई में भी दे रहे हैं, आपके सिटिंग आवर्स हो सकता है ज़्यादा हो जाए, जिसकी वज़ह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अपना थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, कि ये सारी चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हैं ना, तो आपका मेंटल एनर्जी भी ज़्यादा रहती है, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है ब्रीथ की। और फिर जो भी आप टाइम दे रहे हैं, जैसे कि 4-5 घंटे भी आप दे रहे हैं, लेकिन आप गाइडेड मैनर में दे रहे हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप वही कर रहे हैं, तो आपको वो बेनिफिट दिखेगा। 1 महीने, 2 महीने बाद जब भी आपका पेपर होगा, दोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। मैम प्लान बी के बारे में थोड़ा-सा बता दें कि प्लान बी मतलब कभी-कभी तो हमारे लिए अच्छा होता है। प्लान बी हमारे पास होता है, हम सोचते हैं कि हाँ, मतलब अगर हमारा यूपीएससी नहीं होता है तो हम ये कर सकते हैं। पर कई बार प्लान बी जो है हमारे लिए नेगेटिव भी हो जाता है। हम ये सोच के चलते हैं कि यार नहीं होता है तो हमारे पास ये ऑप्शन है। पर कई बार ऑप्शन के चक्कर में वो मेहनत नहीं कर पाते। तो प्लान बी से रिलेटेड थोड़ा-सा हमें गाइड करें कि प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मैं कहूँगी पर्सनल चॉइस है। वैसे ज़्यादा जनता को देखते हुए मैं ये कहूँगी, जो सजेशन अगर है तो, कि प्लान बी का थोड़ा तो आपको सोच लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, सो इज़ दिस एग्ज़ाम।
आपको नहीं पता इतने सारे लोग दे रहे हैं और ये बात भी जानने वाली है कि बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड हैं। किसी का नहीं हो रहा है डज़न्ट मीन कि उसमें टैलेंट नहीं है, उसमें कोई कमी थी। तो क्योंकि सीट्स ही कम है, तो सबका तो होगा नहीं। जी। इसलिए आपको अनसर्टेनिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने लिए कुछ ना कुछ ये सोच के रखना है कि अगर ये नहीं, तो फिर मैं सेकंड चीज़ में क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगेगा या मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी या अपना खर्चा मैं खुद उठा सकता हूँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। जैसे-जैसे आपके अटेम्प्ट आगे जाते रहते हैं, आपको कोई ना भी बोले, आपके पेरेंट्स आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको खुद से लगता है कि ये क्या है? हर चीज़ के लिए हमें पैसे माँगने पड़ रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए, उसके लिए भी पैसे माँगने पड़ रहे हैं। तो आपको वो मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए कि आपको एक ना रिलीफ भी रहता है जब आप जॉब में होते हो या आपके पास प्लान भी रहता है ना, तो आप रिलीफ के साथ काम कर सकते हो। और जो दूसरा आपने बोला कि आप रिलैक्स हो जा रहे हो, उल्टा हो जा रहा है आपका जी। आप क्लियरली ले नहीं पा रहे अपने पाथ को और आप सोच रहे हो कि ठीक है मेरे पास एक ऑप्शन है। ये तो मैं कहूँगी तो ऐसा एटीट्यूड तो नहीं रखना है, अपने एटीट्यूड को फिर चेंज करें आप। आपको ये क्लियर रखना होगा कि आपने एग्ज़ाम देना है तो फिर उसमें पूरा 100% देना। आप कोई भी चीज़ उठाएँ, हमेशा 100% देना ही चाहिए उसमें। आप जॉब भी कर रहे हैं तो जो भी वर्किंग एस्पिरेंट्स रहे हैं जिन्होंने क्लियर किया है, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने अपनी जॉब के साथ कोई भी कमी रखी हो। वो अपना काम में भी अच्छा कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई लाइन की कटौती करके या काम के जो क्वालिटी है उसको गिरा करके वो यूपीएससी में प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। तो अपने काम के साथ आप ईमानदार रहिए, 100% उधर भी दीजिए। आपने कोई गोल रखा है तो उस पे भी आपको देना है। इसके लिए कुछ लोग जर्नल भी लिखते हैं। जी। मैंने अब तो आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया है। फाइनली जो आपकी मेहनत रही वो रंग ला दी है। तो मैम अब आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ये रिवार्डिंग फैक्टर क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने के बाद ये मुझे सबसे अच्छा हुआ, मेरे साथ ये सबसे अच्छा हुआ? अभी रिसेंट में तो मेरे पास कोई ऐसा किस्सा तो नहीं है ऐसा बहुत रिवॉर्डिंग वाला। लेकिन इन फ्यूचर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होगा और एक डाइवर्स सेट ऑफ पीपल होंगे, जिनके साथ जो भी मैं आइडियाज़ हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, जो हम चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हेल्थ और फिटनेस को लेके काफ़ी कॉन्शियस हूँ। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आगे करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास लोग होंगे, प्लेटफ़ॉर्म होगा और उस पे फर्दर मैं काम करने का मेरे पास टाइम भी होगा, मैं कर सकती हूँ। स्पेसिफिकली गिवन माय रैंक तो मुझे है कि हाँ, थोड़ा टाइम मैं निकाल सकती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा कुछ और करूँ और मैं करना चाहती मैं आप भी सुल्तानपुर से हैं और मैं भी सुल्तानपुर से हूँ। मुझे पता है कि जब एग्ज़ाम निकलता है तो उसमें वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट होता है। मतलब जो हमारी सोसाइटी है कुछ इस काइंड की यार आपको यूपीएससी एग्ज़ाम निकल गया तो सोचते हैं बस अब तो आप मतलब वास्तव में मैम ऐसा है कि आपका यूपीएससी एग्ज़ाम निकलते ही आप सोसाइटी में एकदम यहाँ से यहाँ हो जाते हैं। तो मैम आपको कभी ये मतलब फ़ील हुआ एग्ज़ाम निकलने के बाद कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई बहुत ज़्यादा? अब जहाँ आप जा रहे हैं आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, सोसाइटी में आपके घर परिवार में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ है मैम? हूँ। घर पे तो देखिए सेम ही है, घर पे ऐसा कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, बाहर देखने में मिलता है कि हाँ, लोग एक ऑथेंटिसिटी के साथ देखते हैं। उनको लगता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है या कर रहा है तो उनके आँखों में वो रिस्पेक्ट भी दिखती है और साथ में वो जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं कि हाँ, कुछ कह रही है तो कुछ तो बात होगी, ऐसा नहीं कि हवा में बोल बोल रही है। मैम थोड़ा-सा रियल वाले मोमेंट पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका लंबे समय से नहीं हो रहा तो कई बार आदमी इस चीज़ से इस डर से नहीं देखता है रिज़ल्ट कि पिछली बार नहीं हुआ था, तो इस बार पता नहीं क्या होगा। तो मैम आप रिज़ल्ट आपने खुद देखा या फिर किसी ने देख के आपको रिज़ल्ट बताया या फिर रिज़ल्ट देखने में आपको डर लगता था कि नहीं लगता था? रिज़ल्ट देखने में तो डर नहीं लगता था कि कहीं न कहीं दिमाग में था कि अनसर्टेन है एग्ज़ाम, तो कुछ कह नहीं सकते होगा या नहीं होगा। मुझे तो वैसे भी कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं रही है। चाहे वो मैंने प्रीलिम्स दिया हो, मेंस दिया हो, मुझे हमेशा लगता था मैंने उतना अच्छा तो नहीं किया है। तो इंटरव्यू भी हुआ तो मतलब मुझे लगा कि अरे! ये तो बोला नहीं, वो तो तो अच्छे से पूछा रहे। हाँ, वो अच्छे से इतना हुआ नहीं है। अपने अपने आप में मेरे को क्योंकि मैंने बताया सेल्फ क्रिटिकल थोड़ा हूँ मैं ज़्यादा, तो मुझे लगता था कि पहले से ही कि नहीं होगा तो इतना शॉक नहीं लगने वाला मुझे और इतने टाइम क्योंकि वो प्रीलिम्स के टाइम पे देख लिया रिजल्ट नॉट फाउंड। तो इसलिए मुझे वो रहता था कि कोई बात नहीं, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं अब क्या करें। आगे कुछ और देखेंगे, नहीं होगा तो मैं समझ लूँगी कि ठीक है, नहीं था हमारे लक में नहीं था या जो भी है कि कुछ और होगा अच्छा लाइफ में।
सो देखना था रिजल्ट, और किसी का कॉल आया था एक्चुअली जी। कि उन्होंने बोला कि रिजल्ट आ गया, कांग्रेचुलेशंस। उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला, मुझे लगा कि अच्छा लिस्ट में नाम तो है, अब बस रैंक देखनी है। तो बस मैंने खोला, देखा, मैंने कहा ठीक है। मैंने थोड़ा प्रिडिक्ट भी किया था अपनी रैंक कि इसी के आसपास होगी, तो वैसे ही थी। तो मैं आई वाज़ ओके। मैं कहा ठीक है। मेरे को सर्विस मैंने देखी रखी थी सारी, तो 2-3 सर्विसेज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे ये अच्छी लगती हैं, इसमें मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, जो मुझे और भी चीज़ें करनी है। तो इसलिए मैं तो खुश थी। मैंने कहा ठीक है, अब फाइनली हो गया। जी। मैम कि अगर दिशा द्विवेदी मैम का इस बार नहीं होता, तो फिर वो क्या करती आगे? उसके अलावा फिर मेरे दिमाग में एक तो एक बिज़नेस प्लान था, वो मेरे फ्रेंड के साथ में था। और दूसरा एक और फ्रेंड जिसने मुझे रेफ़र, उसने मुझे बोला था कि यार नहीं होता है तो रेफ़र कर यहाँ पे मैं कर दूँगा, उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। और कोर में जो मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, उस कोर में फिर वो जॉब का था। तो क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, ऑल्दो काम नहीं किया है तो प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता था कि जब इंटरेस्ट है तो काम तो सीख लेंगे, कर लेंगे। तो ऐसे ही सोचा था कि इसमें या तो ये देखेंगे, या लेकिन काम ही सोचा था, और कुछ नहीं करना। मतलब ये था कि अब कोई और फर्दर कोई एग्ज़ाम तो नहीं देना, काम करना है मुझे, ये नहीं तो दूसरा सही, कोई बिज़नेस होगा या कोई जॉब होगी तो कोर में कर मैम स्टेट पीएससी आपने दिया कभी? लें। नहीं। नहीं दिया, केवल यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी। हाँ। जी। मैम अभी आपने बीटेक का ज़िक्र किया तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आ गया, क्योंकि हम देखते हैं जनरली जो बीटेक वाले वो यूपीएससी के लिए ज़्यादा क्वालीफाई कर रहे हैं, जबकि जो उनका पूरा सिलेबस होता है बीटेक का वो अलग होता है, यूपीएससी का पूरा सिलेबस अलग। तो मैम ये क्यों हो रहा है कि मतलब बीटेक वाले एस्पिरेंट ज़्यादा क्वालीफाई कर रहे हैं? मतलब क्वालीफाई तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले भी कर रहे हैं, बट बीटेक वाले कंपैरिजन कम कर रहे हैं। तो मैम ऐसा क्यों है? सबसे पहला फैक्टर तो मैं ये बताऊँगी कि आजकल बीटेक लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ना, तो हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स कह लें, वो बीटेक में ज़्यादा एनरोल हो रहे हैं। क्योंकि ये लहर कुछ टाइम की चली हुई है, कुछ टाइम पहले से, कि पेरेंट्स को लगता है बीटेक करा दो, तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी बीटेक में ही हैं। जो बीटेक की क्राउड अच्छी खासी है, कि ह्यूमैनिटीज़ वाली थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, अगर मैं कहूँगी एडवांटेज की अगर बात है, तो कोई भी डायरेक्ट एडवांटेज मुझे तो नहीं लगा। डायरेक्ट, क्योंकि सीसैट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स के भी रहे हैं, उन्होंने भी, उनका भी डिस्क्वालीफाई हुआ है सीसैट की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि वो वाली मैथ्स जो वो पूछते हैं यूपीएससी में, वो आपको बीटेक से हेल्प करेगी। बीटेक में हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और पता नहीं क्या-क्या कर रहे होते हैं, वो कहीं डायरेक्ट काम नहीं आ रही होती है। और तीसरी चीज़ तो मुझे डिसएडवांटेज लगती थी अपने लिए कि बीटेक में हम ना एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, और क्योंकि हमने मोस्टली डेरिवेशंस करना है, फ़ॉर्मूलाज़ एंड ऑल सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखने की उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जब आंसर्स लिखने की बात आती है, जीएस के आंसर्स और ऐसे लिखना होता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है मुझे। बस ये है कि हाँ, पॉइंट में आपको अगर लिखना है, पॉइंट पे काम चल रहा है, तो वो हेल्पफुल रहता है। तो अभी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। जनरली जो भी डाउट होता है यूपीएससी एस्पिरेंट का एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपकी जर्नी रही, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, हम चाहेंगे कि लास्ट में अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें एस्पिरेंट यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो अब तक हमने बात ना किया, या फिर जो आपको लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एक्सपीरियंस में आपको लगा कि ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए, तो मैम प्लीज़ सजेस्ट करें। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जितना टाइम इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में, उतना ही आपके इमोशंस भी इम्पोर्टेंट हैं। सो ट्राई टू नेविगेट योर इमोशंस एंड टाइम वेरी वेल, और उसके लिए आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको 100% ऑनेस्टी के साथ इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। साथ में अपना सपोर्ट सिस्टम जो भी है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोई पीयर ग्रुप है या कोई मेंटर है, उस सपोर्ट को साथ में रखना है। हेल्प लेने से कभी घबराना नहीं है या डरना नहीं है कि हम खुद कर लेंगे। एरोगेंसी भी नहीं दिखानी है। सो ऑनेस्टी प्लस हम्बल एटीट्यूड के साथ में आपको इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट। तो मैं आपको दोबारा से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, और आपने जो आपके एक्सपीरियंस रहे, जो आपकी स्ट्रेटजी रही, हम सबके साथ शेयर किया। क्योंकि मैम कहीं न कहीं एक जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि एक मेंटरशिप जो होता है, आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिलता, तो कभी-कभी आपका एग्ज़ाम जो आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर होना है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा समय लग जाता है। तो ऐसे वीडियो जब आते हैं, जब आप जैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट कहीं न कहीं हमें गाइड करते हैं, तो उससे थोड़ा-सा हमारा हेल्प भी होता है। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम कामना करेंगे कि आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर तक जाएँ।
आप ऐसे सोसाइटी में और अच्छा काम करते रहें और उससे और भी लोग मोटिवेट होंगे। अब आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया तो अब आपकी जो सोसाइटी के लोग होंगे, जो आपके घर परिवार रिश्तेदार के लोग होंगे, वो आपसे मोटिवेट हुए होंगे। उनको लगता है, वो दीदी ने किया है तो मैं नहीं करूँगा। तो यही सब है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों, हमने कोशिश किया है कि जो भी मैं भी जर्नी रहे आप तक पहुँच पाए। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है, आपके मन में अभी कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि टाइम से उसका रिस्पॉन्स दे पाएँ। बाकी मैम के साथ जुड़ने के लिए मैम का इंस्टा अकाउंट जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके मैम के साथ जुड़ सकती हैं और एक सही गाइडेंस ले सकती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए